नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी क्या होता है, संविधान देश के चलाने के लिए क्यों आवश्यक है, इसका हमको अध्ययन करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, भारत को चलाने के लिए संविधान की क्यों आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, संविधान क्या है, संविधान क्यों आवश्यकता है, यह किस किस की व्यवस्था करता है, इसका हमको अध्ययन करना है। देखेंगे आप, संविधान किसी राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए, कोई पॉलिटिकल सिस्टम हो, किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, उसको संचालित करने के लिए, इसको संचालित करने के लिए सर्वोच्च मूल विधि होती है। संविधान क्या होता है, सर्वोच्च मूल विधि होती है, अर्थात इससे ऊपर कोई विधि नहीं होती है, जिसे संविधान की सर्वोच्चता कहा जाता है। संविधान सर्वोच्च होता है, अन्य विधियां संविधान के अधीन होती हैं। संविधान एक मूल विधि होती है, इसमें मौलिकता होती है। इस तरह से यह राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए आधारभूत ढांचा, कोई पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करता है, ये ग्रास रूट का कार्य करता है। ये क्या होता है, कानूनी दस्तावेज होता है। संविधान कानूनी दस्तावेज होता है, अर्थात राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए ये दिशा और दशा तय करता है। इस तरह से संविधान एक सर्वोच्च मूल विधि है। कोई भी पॉलिटिकल यूनिट हो, कोई राजनीतिक संरचना हो, उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए संविधान की हमको जरूरत पड़ती है। इसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि की स्थापना की जाती है। संविधान के द्वारा एक लेजिस्लेचर स्थापित किया जाता है, एग्जीक्यूटिव स्थापित की जाती है और ज्यूडिशरी स्थापित कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहां शक्तियों का डिवीजन होता है, शक्तियों का सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर अमंग्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी। इस तरह से शक्तियां किसी एक संस्था में न होकर पृथक्कृत कर दी जाती हैं। किसमें? विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाता है। इस तरह से संविधान इनकी व्यवस्था करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये भारत का संविधान है, ये संविधान इनकी व्यवस्था करता है। हालांकि भारत में संसदीय प्रणाली है, जिसके अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं। इनमें अंतर संबंध पाया जाता है, उत्तरदायित्व का संबंध पाया जाता है, लेकिन ज्यूडिशरी को, न्यायपालिका को पूर्णतः स्वतंत्र किया गया है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, वह संविधान की रक्षा करती है, संविधान की व्याख्या करती है। इस तरह से हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए भी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इस तरह संविधान क्या है, सर्वोच्च मूल विधि है। यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की रचना करता है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के द्वारा ये संस्थान बनाई गई हैं। कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके अलावा अन्य संस्थान हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, क्योंकि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वतंत्र होना आवश्यक है। उसकी भी व्यवस्था हमारा संविधान करता है। इन संस्थानों में शक्तियों का और सीमा का निर्धारण भी किया जाता है। इनमें पावर्स का डिवीजन किया जाता है और अपने अपने कार्य होते हैं। इस तरह से जनता को जनोन्मुखी सुशासन मिले, जनता को बेहतर शासन मिले, देश बहुत अच्छी तरह से चले। एक सफल राष्ट्र के लिए बेहतर सुशासन आवश्यक है। गुड गवर्नेंस में जनता प्रभावी भूमिका में रहती है, जनता अपनी उच्च स्थिति प्रदान करती है। इस तरह से इसे शक्ति संबंधों की आत्मकथा भी कहा जाता है। संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जो इसकी संस्थान होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, इनके बीच में जो पावर रिलेशनशिप
है उसका निर्धारण भी संविधान के द्वारा किया जाता है। इसलिए संविधान को शक्ति संबंधों की व्यवस्था भी कहा जाता है। इस तरह देखेंगे फ्रेंड्स, संविधान के द्वारा शासन के तीनों अंगों की शक्तियों कार्यों को तौर तरीके। शासन के मुख्य तीन अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये मुख्य अंग होते हैं। इसके अलावा अन्य भी अंग है। इनके कार्य, इनके तौर तरीके और नागरिकों के क्या अधिकार हैं, इसके द्वारा नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के संविधान में देखा जाए तो भाग 3 मूल अधिकार प्रदान किए गए। इससे जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स का व्यवस्था की गई है। इन फंडामेंटल राइट्स के द्वारा व्यक्तित्व का विकास अच्छा हो सकता है। इस तरह से गुड गवर्नेंस के लिए एक अच्छा संविधान होना अति आवश्यक है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, एक गुड गवर्नेंस है, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना अति आवश्यक है, पारदर्शिता होना जरूरी है, और यह कंसेंसस ओरिएंटेड, इस तरह से जनता विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। पार्टिसिपेशन, एक अच्छी संविधान राज्य व्यवस्था में जनता की भागीदारी आवश्यक होती है। इसी तरह रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कानून का शासन में कानून की सर्वोच्चता या संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होना आवश्यक है। इसलिए संविधान के द्वारा सुशासन को सफल बनाने के लिए शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। इसी तरह से ये इफिशियंसी देखी जाती है, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है, इंक्लूसिवनेस देखा जाता है। गुड गवर्नेंस के लिए ये हमारी संविधान व्यवस्था की जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स आगे देखेंगे संविधान। जो संविधान शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, ये सम प्लस विधान, दो शब्दों से मिला है। सम प्लस विधान, ये विच्छेद करेंगे आप तो देखेंगे इसका अर्थ होता है समान विधान। इक्वल लॉ, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सर्वोच्च है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस तरह से सम प्लस विधान का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर कानून होता है। फिर चाहे कितना आप संपन्न हो या कितने गरीब हो, इलिटरेट हो या हायर एजुकेटेड हो, संविधान सभी के लिए बराबर होता है। इस तरह से किसी देश के नागरिकों के लिए समान कानून और समान अधिकार निर्धारित करता है। संविधान क्या करता है? संविधान सभी के लिए समान कानून और समान अधिकार प्रत्येक नागरिक होता है, उसके लिए राइट्स इक्वल होते हैं, अपॉर्चुनिटी इक्वल होती है, लॉज इक्वल होते हैं, समान व्यवस्था की जाती है, सबके लिए बराबर हॉरिजॉन्टल सिस्टम अपनाया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स वस्तुतः संविधान के द्वारा शक्तियों का प्रयोग और उत्तरदायित्व का निर्वहन, हम पावर्स का यूज करेंगे तो हमारी कुछ अकाउंटेबिलिटी है, उपयोगिता है हमारी, उत्तरदायित्व हमारा, तो उसका भी निर्धारण किया जाता है। इस तरह से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं बनाई जाती हैं। इस तरह से जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो संस्थान है की रचना हमारे संविधान के द्वारा की जाती है। लेकिन शक्तियों का मूल स्रोत कौन होता है? वहां की जनता, क्योंकि इन संस्थानों को चलाने के लिए वहां की जनता के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं या निर्वाचित होते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखेंगे संविधान में सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? इसके 3 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक विधायिका होती है, लेजिस्लेशन एक कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है। जैसे भारत में देखा जाए तो केंद्रीय स्तर पर संसद होती है और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल होते हैं, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद आते हैं, राज्यपाल भी इसका अंग होता है। इसी तरह केंद्रीय स्तर पर देखा जाए लोकसभा, राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति उसका अंग होता है। इस तरह से देखा जाए एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका होती है, इसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका होती है और एक प्रांतों की अपनी अपनी कार्यपालिका होती हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स जुडिशरी, न्यायपालिका क्या कार्य करती है? संविधान की व्याख्या, संविधान की रक्षा, संविधान के अभिभावक के रूप में न्यायपालिका कार्य करती है। इस तरह से एक स्वतंत्र
और निष्पक्ष कार्यपालिका होना आवश्यक है, जिससे संविधान की बेहतर तरीके से व्याख्या की जा सके। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के द्वारा न्यायपालिका को अधिक शक्तियां प्रदान की जाती है, जिससे वह संविधान की रक्षा कर सकती है, संविधान की संस्था को रक्षा कर सकती है। अच्छा सुशासन के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक होता है। अब भारत में देखा जाए तो एक सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं और अधीनस्थ जिला स्तरीय न्यायालय होते हैं। प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, 25 स्टेट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत में स्वतंत्र और एकीकृत न्याय प्रणाली बनाई गई है। इसका अर्थ क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यह एक ही न्यायिक संरचना के अंग होते हैं। इनकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। इसके द्वारा हमारे संविधान की व्याख्या और रक्षा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे कोई भी संविधान हो, वो संविधान बनाया जाता है तो वहां के निर्माता किस सोच के हैं, वहां की जनता की मान्यता क्या है, मूल्य क्या है, आदर्श सिद्धांत क्या है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। संविधान में संविधान निर्माताओं के और उस राष्ट्र के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता और परंपराओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किसी राष्ट्र के नागरिक कैसे, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक मूल्य क्या है, मान्यताएं, परंपराएं क्या हैं, वहां की कल्चर कैसी है, उसी के अनुपात में उसके संविधान व्यवस्थाएं की जाती हैं। क्योंकि संविधान एक जीवंत पहलू होता है, वहां मूल्यों, परंपराओं का एक प्रतीक होता है। उस शासन प्रणाली को, समाज व्यवस्था को चलाने के लिए बेहतर व्यवस्था की जाती है इसमें। इस तरह से देखा जाए तो ये भी सब इसमें देखी जा सकती हैं, जहां एक संविधान का मूल पाठ आधारभूत ढांचा निर्धारित करता है। जब संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाता है, वहां के व्यक्तित्वों द्वारा तैयार किया जाता है, वहां के निर्माताओं द्वारा व्यवस्था की जाती है, तो मूल पाठ होता है। लेकिन इसमें समय समय पर संशोधित किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है इसको, और ये विकसित होता रहता है, पल्लवित होता रहता है। इस तरह से संविधान एक गतिशील अवधारणा भी है, जिसे संविधानवाद के रूप में माना जाता है। संविधानवाद संविधान से भी एक बड़ी कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे ये डॉक्टर अंबेडकर महोदय हैं, साथ ही इसमें नेहरू जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं। ये संविधान बनकर तैयार हो गया था तो प्रारूप समिति के द्वारा ये अध्यक्ष को प्रदान किया जा रहा है। इस तरह से हमारे संविधान में व्यापक संकल्पनाएं निहित की गई हैं। इसमें हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय निश्चित किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स निश्चित किए गए हैं, और संविधान को आधारभूत दर्शन प्रदान किया गया है। इससे पता चलता है कि हमारी शासन प्रणाली कैसी है, देश कैसे चलेगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कैसे कार्य करेंगी। इस तरह से फ्रेंड्स, आज हमने संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक सामान्य परिचय पढ़ा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।